हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम क्लिनिकल रिव्यू के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ द क्लिनिकल रिव्यू? क्लिनिकल रिव्यू एक मेडिकेशन रिव्यू का इंटीग्रल कंपोनेंट होता है जो कि डेली बेसिस पे किया जाना है। दैट मीन्स इसमें हम पेशेंट की प्रोग्रेस चेक करते हैं कि उनको जो भी मेडिसिन चल रही है किसी भी डिजीज़ के लिए उसका थेराप्यूटिक आउटकम पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। सो बेसिकली क्लिनिकल रिव्यू एक टाइप का मेडिकेशन रिव्यू है जो कि हमको रोज़ करना चाहिए, जिससे हमको ये पता चलता है कि पेशेंट की प्रोग्रेस कितनी हो रही है जब हम उनको कोई मेडिसिन दे रहे हैं और उसका थेराप्यूटिक आउटकम कैसे आ रहा है। So, the therapeutic goal for the specific disease should be clearly identified before the review. तो therapeutic goal है किसी भी डिजीज़ के लिए कि इसका ट्रीटमेंट कैसा होना है, क्या आउटकम आना है, वो रिव्यू के पहले ही आइडेंटिफाइड होना चाहिए क्लियरली। What are the main goals or aims of clinical review? फर्स्ट है इसमें टू असेस द रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग ट्रीटमेंट। इसमें हमको ये चेक करना है, एसेस करना है कि बॉडी कितना रिस्पॉन्ड कर रही है उस ड्रग ट्रीटमेंट से और कैसा रिजल्ट आ रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है या फिर नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, एंड व्हाट इज द थेरेप्यूटिक आउटकम ऑफ द डिजीज। नेक्स्ट इज इवेल्युएट द सेफ्टी ऑफ द ट्रीटमेंट रेजिमेंट। जो उनका ट्रीटमेंट रेजिमेंट डोजेज चल रहा है वो कितना सेफ है, कोई उसके साइड इफ़ेक्ट्स है, एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है, कितना वो एफिशिएंट है, उसकी एफिकेसी कितनी है, हाफ लाइफ, शेल्फ लाइफ, एंड व्हाट इज द proper treatment regimen regarding the safety of the drug. Next is to assess the progress of the disease and need any change in the therapy. इसमें हमको ये assess करना है कि disease में कितना progression हो रहा है and कोई चेंज या बदलाव की ज़रूरत तो नहीं है थेरेपी में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो थेरेपी चलते रहती है वो उस डिजीज़ के लिए उतना इफेक्टिव नहीं होती है, तो हमें कई बार थेरेपी चेंज करनी पड़ती है, ड्रग्स चेंज करने पड़ते हैं। तो वो हमको तब पता चलेगा हम जब ये देखेंगे कि डिजीज़ का प्रोग्रेशन हो रहा है या डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिजीज़ बढ़ रही है या कम हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम ड्रग थेरेपी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू असेस द नीड फॉर मॉनिटरिंग इफ़ एनी। अगर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, हमको प्रॉपर किसी थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है तो वो चेक कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज टू असेस द कन्वीनियंस ऑफ द थेरेपी। जो थेरेपी लिखी गई है वो कितनी कन्वीनियंट है, जो पेशेंट है उसको प्रॉपर फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उससे कंप्लायंस इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमको असेस या फिर चेक करना है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन। वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन का मतलब होता है जब कोई डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर अपनी टीम के साथ, जिसमें हेल्थ प्रोफेशनल्स और अदर मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं जो इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, उनके साथ जाके हॉस्पिटल के डिफरेंट वार्ड्स में, जैसे कि जनरल वार्ड, स्पेशलाइज्ड वार्ड, प्राइवेट वार्ड, सेमी प्राइवेट वार्ड में जाके राउंड लगाते हैं और इन पेशेंट्स, जो पेशेंट्स एडमिट हैं, उनके बेड साइड पे जाते हैं रिव्यू करने के लिए और फॉलोअप करने के लिए कि उनकी हेल्थ में कितनी प्रोग्रेस है। यूजुअली एटलीस्ट 1 वार्ड राउंड इज कंडक्टेड एवरी डे, एंड कई बार 2 भी होता है। लेकिन जो साइकेट्री है, ऐसे पेशेंट्स जो कि साइकोसिस के मरीज हैं, जो वायलेंट हो सकते हैं, उसमें वार्ड राउंड जो रहता है इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द पेशेंट बेड साइड इन अ नॉन ट्रेडिशनल फैशन, जिसमें जो टीम रहती है वो कहीं और पे मिलती है और ईच केस को रिव्यू करती है। नेक्स्ट इज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर क्लिनिकल फार्मासिस्ट ऑन वार्ड राउंड्स। वार्ड राउंड करने के लिए क्लिनिकल फार्मासिस्ट के क्या गोल्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्योंकि एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर होता है हेल्थ केयर टीम का, तो जो फार्मासिस्ट होते हैं उसको भी वार्ड राउंड अटेंड करना चाहिए और क्लिनिकल मीटिंग जब भी पॉसिबल हो उसको अटेंड करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो फार्मासिस्ट रहता है वो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है पेशेंट केयर में थ्रू द प्रोविजन ऑफ drug therapy. So, what are the goals of a clinical pharmacist participation in ward round? मतलब एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल या गोल क्या होता है जब डॉक्टर के साथ वो वार्ड राउंड करते हैं। इसमें फर्स्ट है gain an improved understanding of patient's clinical status and progress and current planned investigation and therapeutic goal. इसमें क्या होता है, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है वो पेशेंट का क्लिनिकल स्टेटस समझता है कि अभी क्या चल रहा है, पेशेंट की डिजीज में प्रोग्रेस है या डिस्ट्रक्शन है, कोई चेंज चाहिए थेरेपी में, कुछ प्रोग्रेस है, कुछ करेंटली इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट चल रहे हैं, एंड उसका थेरेप्यूटिक गोल क्या है। Next is to provide relevant information on various aspects of the patient drug therapy such as pharmacology, pharmacokinetics, drug availability, cost, drug interaction and adverse reaction. जो फार्मासिस्ट होता है या क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है
वो ये भी देख सकता है और डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकता है, क्योंकि वो फार्मेसी बैकग्राउंड का है तो उसको फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स, ड्रग की अवेलेबिलिटी कितनी है, कॉस्ट क्या है, कौन सी ड्रग सस्ती पड़ सकती है और अच्छी हो सकती है, कौन सी ड्रग महंगी है, किस ड्रग के साथ किसी दूसरे ड्रग का ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है, किसी ड्रग का एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है, ये सब एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट को पता होता है। तो वो डॉक्टर के साथ पेशेंट की ड्रग थेरेपी डिज़ाइन करने में उनकी हेल्प कर सकता है। Next is to optimize therapeutic management by influencing drug therapy selection, implementation, monitoring and follow-up। जब कोई थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट चल रहा है किसी भी मेडिसिन या का किसी भी डिजीज़ के लिए, तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ड्रग थेरेपी सिलेक्शन में, उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग कैसे हो रही है और उनको फॉलोअप करने में कि प्रॉपर मेडिकेशन अडहेरेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेडिकेशन अडहेरेंस का मतलब होता है कि प्रॉपर जो पेशेंट है अपने टाइम टेबल, जो मेडिसिन डॉक्टर ने उसको दिया है उस टाइम टेबल पे स्टिक करके प्रॉपर मेडिसिन टाइम पे ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसको हम बोलते हैं मेडिकेशन अडहेरेंस। नेक्स्ट, टू इन्वेस्टिगेट अनयूजुअल ड्रग ऑर्डर और डोजेस। अगर हम साथ में वार्ड राउंड करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि किसी डॉक्टर ने कोई अनयूजुअल ड्रग ऑर्डर या ओवर डोसेज या कम डोसेज तो नहीं लिख दी है, वो इन्वेस्टिगेट कर लेंगे तो उसके हिसाब से हम ड्रग थेरेपी को मॉडिफाई या इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि पेशेंट का थेरेपेटिक आउटकम पॉजिटिव हो। Next is to assimilate additional information about the patient such as comorbidities, medication compliance, alternative medicine use that may be relevant to their management। हम जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को एसिमिलेट मतलब जमा कर सकते हैं, उनसे ले सकते हैं कि उनको कोई और प्रकार की डिजीज़ तो नहीं है, किस तरीके का मेडिकेशन कंप्लायंस चल रहा है, या एलोपैथिक मेडिसिन के अलावा उन्होंने कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन ले ली जैसे कि सिद्धा, आयुर्वेदिक, यूनानी, ताकि उनके डिजीज़ का मैनेजमेंट ईजी हो जाए या हमारे लिए हेल्पफुल हो जाए। नेक्स्ट इज टू डिटेक्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड ड्रग इंटरैक्शन। जो फार्मासिस्ट होता है उसको ड्रग इंटरैक्शन और ड्रग रिएक्शन के बारे में पता होता है, तो एक फार्मासिस्ट अगर डॉक्टर के साथ, मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ वार्ड राउंड कर रहा है तो वो डिटेक्ट कर सकता है कि उसको कैसा एडवर्स ड्रग रिएक्शन या कोई ड्रग किसी दूसरे के साथ रिएक्ट तो नहीं कर रही है, ये चेक कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज पार्टिसिपेट इन पेशेंट डिस्चार्ज प्लानिंग। अब किसी पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उसकी प्लानिंग में भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट या फार्मासिस्ट हेल्प कर सकते हैं कि उस पेशेंट को क्लिनिकली वो ठीक हो रहा है, उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है या उसको और कुछ दिन एडमिट रहने की ज़रूरत है तो वो डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। सो वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन में ऑल्सो प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वेरियस फार्मासिस्ट। ये लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी होती है फार्मासिस्ट के लिए, जिससे वो यह सीखते हैं कि हाउ ड्रग्स आर यूज्ड एंड प्रिस्क्राइब्ड एंड टू सी द ड्रग ऑन दिस पेशेंट। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि ड्रग्स को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे प्रिस्क्राइब किया जाता है और पेशेंट उस ड्रग को कैसे ले रहे हैं। फार्मासिस्ट टाइम के साथ में अप्रिसिएशन देखते हैं कि पेशेंट की ओन विशेष क्या है अकॉर्डिंग टू देयर सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस। सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उनको मेडिसिन देनी पड़ती है। अगर उनकी इकोनॉमी कम है तो उनको उसके हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी जो उनको इजीली अवेलेबल हो जाए, उनको कॉस्टली भी ना पड़े। जैसे कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं टीचिंग हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे भी वो क्या करते हैं, अलग अलग थेरेपेटिक्स और पेशेंट्स केयर के एस्पेक्ट को न्यू जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझा सकते हैं, एकेडमिक और रिसर्च में कर सकते हैं एंड क्लिनिकल टीचिंग और पब्लिकेशन भी कर सकते हैं। सो वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन जो होता है इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस हेल्थ प्रोफेशनल्स को इम्प्रूव करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, जिससे बेटर हेल्थ केयर प्रैक्टिस और रिसर्च हो पाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज फार्मास्यूटिकल केयर। फार्मास्यूटिकल केयर का मतलब होता है फार्मेसी या फिर मेडिसिन के द्वारा दी गई केयर जिससे एक पेशेंट ठीक हो सके, उसको हम फार्मास्यूटिकल केयर बोलते हैं। सो द मिशन ऑफ द फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट का मेन मिशन क्या है, टू प्रोवाइड द फार्मास्यूटिकल केयर। फार्मास्यूटिकल केयर का मतलब होता है डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल प्रोविजन ऑफ मेडिकेशन रिलेटेड केयर, जिसमें डेफिनेट आउटकम हमको अचीव करना है, जिससे क्या होगा, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी। अगर हम अच्छी दवा देंगे तो इम्प्रूव करेगी हेल्थ को और सेफ यूज़ होगा मेडिसिन का, एंड अगर गलत मेडिसिन देते हैं तो एडवर्स इफेक्ट या ड्रग इंटरैक्शन हो सकता है। सो
जो फार्मास्यूटिकल केयर होती है वो किसी भी डिजीज़ के प्रिवेंशन में काम आती है एंड किसी भी मेडिसिन यूज़ का रिडक्शन, जो इनअप्रोप्रिएट मेडिसिन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? हेल्थ लिटरेसी बढ़ा के, मीन्स लोगों को जानकारी दे के कि हेल्थ लिटरेसी कैसे बढ़ानी है, सारी हेल्थ रिलेटेड जानकारी देनी है, क्या चीज़ को कैसे यूज़ करना है, क्या प्रिकॉशन रखना है, क्या सेफ्टी रखनी है। देन मेडिकेशन रिलेटेड एंड ग्रेटर इक्वालिटी इन हेल्थ केयर एंड बैलेंस्ड शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करेंगे हेल्थ केयर में तो प्रॉपर फार्मास्यूटिकल केयर किसी भी पेशेंट को हम दे सकते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो किसी भी पेशेंट की लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है एंड उनकी फैमिली को भी, विद द कॉस्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, जिससे पैसा भी बच सकता है रिसोर्सेज का और इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी हेल्थ केयर में। जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर का मतलब होता है कि ऐसी केयर हम दें जिसका डेफिनेट आउटकम हो और रिजल्ट अच्छा है, जिससे हम पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके एंड जो फार्मास्यूटिकल केयर प्रोवाइडर होता है वही एक्सेप्ट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉर द आउटकम्स। अब इसमें अलग अलग टाइप की फार्मास्यूटिकल केयर होती हैं, जिसमें पहला है मेडिकेशन रिलेटेड फार्मास्यूटिकल केयर। इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर फार्मास्यूटिकल केयर दी जाती है मेडिकेशन थेरेपी डिसाइड करके हर अलग अलग पेशेंट्स के लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिजीज़ की उनको कौन सी बीमारी है उसके लिए कौन सी मेडिसिन देना है। सो इसमें डिसीजन लेते हैं नॉट टू यूज़ द मेडिकेशन थेरेपी एंड मेडिकेशन के सिलेक्शन में कि कौन सा मेडिकेशन देना है, डोजेज क्या होना चाहिए, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए, उनकी मेडिकेशन थेरेपी प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए एंड जितना भी मेडिकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और काउंसलिंग करनी चाहिए हमको हर एक पेशेंट की जब हम उनको मेडिकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं तब। नेक्स्ट इज केयर। केयर का मतलब क्या होता है? केयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ केयरिंग पर्सनल कंसर्न फॉर द वेलबींग ऑफ अनदर पर्सन। किसी भी पर्सन का ख्याल रखना पर्सनल कंसर्न के लिए उसको हम केयर बोलते हैं। तो पेशेंट केयर में क्या क्या आता है? मेडिकल केयर आती है, मेडिसिन से रिलेटेड, नर्सिंग केयर आती है और फार्मास्यूटिकल केयर आती है। इसमें फार्मास्यूटिकल केयर में फार्मासिस्ट कंट्रीब्यूट करता है अपनी यूनिक नॉलेज और स्किल को ताकि एक अच्छा आउटकम आ सके फ्रॉम द यूज़ ऑफ द मेडिकेशन। किसी भी पेशेंट की हेल्थ और वेलबींग सबसे इम्पोर्टेंट होती है, पैरामाउंट होती है। सो फार्मासिस्ट डायरेक्ट, पर्सनल और केयरिंग कमिटमेंट बना सकता है इंडिविजुअल पेशेंट के साथ और पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक्ट कर सकता है, कोऑपरेट कर सकता है इन डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ एनी थेरेप्यूटिक प्लान to introduce definite therapeutic outcomes and improve the patient quality of life. ठीक है, so what are the outcomes of the pharmaceutical care? क्या रिजल्ट आता है अगर हम फार्मास्यूटिकल केयर देते हैं, क्या इसका गोल हो सकता है? सो फर्स्ट है इसमें क्योर ऑफ पेशेंट डिजीज। सबसे पहले एक पेशेंट के डिजीज का समाधान या क्योर निकल जाएगा। देन नेक्स्ट इज एलिमिनेशन और रिडक्शन ऑफ पेशेंट्स सिम्टोमेटोलॉजी। दैट मीन्स किसी भी पेशेंट के सिम्टोमेटोलॉजी का मतलब होता है वेरियस सिम्टम्स की स्टडी को हम सिम्टोमेटोलॉजी बोलते हैं। तो जो भी किसी भी पेशेंट को अलग अलग टाइप के सिम्टम्स आ रहा है उनका एलिमिनेशन या फिर रिडक्शन हो जाता है। स्लोइंग और स्टॉपिंग द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़, किसी भी डिजीज़ को बढ़ने से स्लो करना या फिर स्टॉप करना। नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ और सिम्टोमेटोलॉजी, उस डिजीज़ और सिम्टोमेटोलॉजी को प्रिवेंट करना ताकि वो सिम्टम्स हैं डिजीज़ ना हों। दिस इन टर्म्स इन्वॉल्व 3 मेजर फंक्शंस। इसमें 3 मेजर फंक्शंस है। पहला, आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल एंड एक्चुअल मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम। जो पोटेंशियल और एक्चुअल जो मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है उसको आइडेंटिफाई करना, दूसरा उसको रिजॉल्व करना और तीसरा उसको प्रिवेंट करना। सो जो मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है वो यहाँ पे नीचे दी गई हैं कि किस टाइप की मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है किसी भी स्पेसिफिक या इंडिविजुअल पेशेंट्स के लिए। इसमें पहला है अनट्रीटेड इंडिकेशन। ऐसे इंडिकेशंस है सिम्टम्स जो कि अनट्रीटेड रह जाते हैं, जो हम नहीं देख पाते हैं, जो कि मेडिकेशन के टाइम पे छूट जाते हैं। मतलब ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम जिसको मेडिकेशन थेरेपी की रिक्वायरमेंट है लेकिन उसके लिए उसको मेडिकेशन नहीं मिल रही है। सेकेंड है इम्प्रॉपर ड्रग सेलेक्शन। अगर हमने किसी मेडिकेशन को गलत सेलेक्ट किया है किसी डिजीज़ के लिए और उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो ये एक मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड है इसमें
सब थेरेप्यूटिक डोसेज, अगर किसी मेडिसिन के लिए हम प्रॉपर डोज में मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, कम हो जा रही है, तो भी वो ठीक से काम नहीं करेगी। नेक्स्ट है फेलियर टू रिसीव द मेडिकेशन, अगर उसको पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए उसको मेडिकेशन मिल ही नहीं रही है तो कोई फ़ायदा होगा ही नहीं, फेलियर है इसका। दैट मीन्स नॉट रिसीविंग एनी ऑफ द मेडिकेशन, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, सोशियोलॉजिकल हो, या किसी भी तरीके का इकोनॉमिक रीज़न हो कि वो फार्मास्यूटिकली इसको नहीं मिला है इसलिए वो नहीं खा रहे हैं, या साइकोलॉजिकली कुछ प्रॉब्लम है इसलिए वो मेडिसिन स्किप कर दे रहे हैं, सोशियोलॉजी या फिर पैसा नहीं है इसलिए वो खरीदे ही नहीं है। इन सब कारणों की वजह से फेलियर हो जाता है मेडिकेशन का और कोई काम नहीं होता या डिजीज़ ठीक नहीं हो पाती है। नेक्स्ट इज ओवरडोसेज, अगर किसी मेडिसिन का ओवरडोसेज हो जा रहा है तो उससे टॉक्सिसिटी और एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकता है, तो ओवरडोसेज भी हार्मफुल होता है। नेक्स्ट है ड्रग इंटरैक्शन, ड्रग इंटरैक्शन में क्या होता है, अगर किसी ड्रग का, ड्रग फ्रूट का या ड्रग लेबोरेटरी टेस्ट का इंटरैक्शन हो जाता है, जैसे कि अगर 2 ड्रग दे रहे हैं तो कोई एक ड्रग दूसरी ड्रग को क्या कर दे रही है, इंटरैक्ट कर दे रही है, वो काम नहीं कर रही है, या फिर हम कुछ ऐसा खा रहे हैं जो वो ड्रग अगर ले रहे हैं तो वो ड्रग उस खाने की वजह से काम नहीं कर रही है, या फिर हम कोई ऐसी ड्रग ले रहे हैं उसके बाद कोई ब्लड टेस्ट या लैब टेस्ट करवा रहे हैं तो कुछ उसमें हमको रिजल्ट दिख नहीं रहा है क्योंकि क्या कर रही है, जो ड्रग है वो ऑल्टर कर दे रही है लेबोरेटरी टेस्ट को, तो ये सब होते हैं ड्रग इंटरैक्शन। एंड द लास्ट इज मेडिकेशन यूज विदाउट इंडिकेशन, अगर हम पेशेंट ऐसा मेडिकेशन ले रहा है, ऐसी मेडिसिन ले रहा है जिसका कोई वैलिड इंडिकेशन नहीं है, अपने मन से ले रहा है, तो वो भी एक मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। एक फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेशेंट केयर की, जो कि बेनिफिशियल एक्सचेंज होता है पेशेंट और फार्मास्यूटिकल प्रोवाइडर के बीच में, जिसमें पेशेंट अपने अथॉरिटी देता है, परमिशन देता है प्रोवाइडर को, और प्रोवाइडर क्या करता है, कॉम्पिटेंस और कमिटमेंट देता है पेशेंट को कि वो ठीक हो जाएगा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो ट्रस्टवर्दी रहती है और अकाउंटेबिलिटी भी रहती है। इसमें क्या होता है, जो फार्मासिस्ट का एक्शन और डिसीजन रहता है वो इंश्योर करता है कि क्वालिटी ऑफ केयर किसी भी पेशेंट की कैसे हो सकती है। इन फार्मास्यूटिकल केयर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इंडिविजुअल पेशेंट का फार्मासिस्ट के साथ में। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल एक्शन में, एंड पेशेंट का बेस्ट इंटरेस्ट क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है। हेल्थ केयर टीम के अकाउंटेबल मेंबर के हिसाब से एक फार्मासिस्ट को सारे डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करने रहते हैं जो भी उसने फार्मास्यूटिकल केयर दी है, और कंप्लीट उनको एक्शन दिखाना है, कंप्लीट ऐसी मेडिसिन देनी है जिससे क्वालिटी ऑफ केयर और उनकी हेल्थ क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, इम्प्रूव हो जाए और क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाए। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।